उसका जो पहला पैरा है, वो पहला पैरा जो लिखा है वो देखिए अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी अंग्रेजी के उसको टाइटल को इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमको कोई भी किसी भी तरीके से कोई विवादित स्थिति इस चीज की ना आए कि हमने शब्द का गलत अर्थ निकाला, क्योंकि विधायी मंत्रालय ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत सारी खामियां मौजूद होने के कारण हम इसका इंटरप्रिटेशन खुद भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम जो भी इंटरप्रिटेशन करेंगे हम इस एक्ट के अनुरूप ही करेंगे, एक्ट के बाहर जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है पहले पैरा में, जो इस एक्ट का किसी भी एक्ट को लाने का जो सबसे पहला वो होता है, उसमें क्या होती है, सरकार की मंशा छुपी होती है, उसके ऑब्जेक्टिव छुपे होते हैं कि उस एक्ट को क्यों लाया जा रहा है। और उसमें सबसे पहला पैरा, सबसे शुरुआत इस बात को हमेशा दर्शाता है कि इस एक्ट के आने का उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार की मंशा क्या है। तो इसकी पहली पैरा में आपको 4 टुकड़ों में मैं इसको बांटूंगा, है ना। उसमें 4 बिंदु छुपे हुए हैं, आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। इसमें शुरुआत में पहले बोलता है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड द सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू। मतलब सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल रिजम मतलब वह व्यवहारिक पद्धति, है ना। व्यवहारिक पद्धति क्या होगी, जो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के अधिकार के लिए जो सिटीजन को मिलनी चाहिए। मतलब यह एक्ट प्रोवाइड किया गया है सूचना के अधिकार जो जनता के लिए है, उसमें व्यवहारिक पद्धति के द्वारा आपको यह एक्ट प्राप्त हो सके, इसमें जो कानून है, जो सेटिंग्स है, जो व्यवस्था है, वो आपको मिल सके। ठीक है। और उसमें क्या बताया गया है कि क्या क्या मिल सके। पहली बात बोली गई है, देखिए कंटिन्यूशन पर ही है, बस मैंने उसको तोड़ दिया है समझने के लिए कि वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं जिसको हमको समझना है। तो इसकी जो टाइटलिंग है, वो टाइटलिंग हमको ये बता रही है कि ये एक्ट जो है एक व्यवहारिक पद्धति है, एक प्रक्रिया है जो हमको ये बता रही है कि हमको ये सूचना का अधिकार कैसे मिलेगा जनता को, नागरिकों को। लेकिन क्या मिलेगा, कैसे बता रहा है आगे, सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। हम एक एक करके इस चारों पॉइंट को पढ़ेंगे। तो पहला बात बोल रहा है कि ऐसी जो है सुरक्षित या सुनिश्चित प्रणाली आपको पहुंच उपलब्ध करवाना, जो पब्लिक अथॉरिटी में जो सूचनाएं हैं, जो नियंत्रणाधीन सूचनाएं, अंडर द कंट्रोल जो सूचनाएं उसके नियंत्रणाधीन है पब्लिक अथॉरिटी के, उस तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। ठीक है। ये बात हमको एक्ट में कहां कहां मिलती है। देखिए हम एक्ट के बाहर नहीं जाएंगे, ये सारी बातें एक्ट का सार है। ये प्रस्तावना क्या है, एक्ट का सार है। और एक्ट के सार में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, अब इसको हमको जोड़कर पढ़ना है। हमको जो सार मिल रहा है प्रस्तावना में, वो क्यों मिल रहा है, उसका बेस क्या है, क्योंकि जितनी चीजें सार हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई कोर्ट्स ने, कई न्यायालय ने ये बोल चुका है कि अगर किसी भी तरीके की कोई विवादित स्थिति उत्पन्न होती है किसी भी एक्ट में, तो उसकी प्रस्तावना जो होती है उसके जरिए से हम उसकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, उसमें जो भी विरोधाभास है उसको दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो बात कही गई है, अब इसको समझना है ये क्यों आई और कैसे है। देखिए अब सबसे पहला जो वर्ड था उसमें, वो था राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन। मतलब वो बोल रहा है कि जो व्यवहारिक पद्धति होगी वो किस लिए होगी, वो होगी राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन। और राइट क्या होता है, दो तरीके का होता है, ऐसे बहुत सारे तरीके के होते हैं, है ना। राइट्स जो है आपके पिताजी आपके बच्चों को भी देते, एक पिताजी एक बच्चों को भी दे रहा है, पर अलग अलग समय पे अलग अलग है। लेकिन जब जहां पर हम एक गवर्नमेंट और एक सिटीजन के बीच में बात करते हैं, तो हमको राइट दे रहा है, या तो हमको एक फंडामेंटल राइट दे रहा है, या हमको लीगल राइट दे रहा है। ठीक है। तो अब जो फंडामेंटल राइट है उसमें ये जोड़ा गया है कि आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है ना। बोलने की, अभिव्यक्ति का मतलब बोलना नहीं है, अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ बोलने की वो नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब है आपको अपने विचारों को रखने की, आपको जानने की, और उस जानकर उन चीजों पर
उन मुद्दों को रखने की जो आपको लगता है कि गलत है, उसका विरोध करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की। तो ये एक हमारा एक संवैधानिक राइट है, लेकिन ये बहुत हिडन तरीके से हमको मिला इस एक्ट के जरिए से। इस एक्ट के सेक्शन 3 में राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन के लिए जो मिला है, वो मेन मिला है। तो ये 2 वर्डों से मिलकर बना है राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना? एक तो इंफॉर्मेशन, दूसरा राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, ये दोनों मिल जाता है तो क्या हो जाता है? राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन। जो बात कहां पे लिखी गई है? इस एक्ट की सबसे पहली लाइन पर जो शुरुआत की गई है। ठीक है, अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन क्या है, वो हमने 2J में पढ़ा। अब इसको इसकी प्रस्तावना के हिसाब से हमको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं आज चाह रहा हूं कि हम प्रस्तावना के जरिए से इस एक्ट की असल निचोड़ क्या, उसकी असल निचोड़ क्या है और क्या हमको मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा इसको ब्रीफ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपनी मीटिंग्स के दौरान ब्रीफ कर चुके हैं और ये सारी चीजें हमारे पास यूट्यूब में ऑनलाइन रखी हुई हैं। आप लोग उसको चाहें तो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे बीच में अभी भी शंकाएं मौजूद हैं, उन शंकाओं को दूर करने के लिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन चीजों को जोड़ते हुए और अभी चर्चा में लेते हुए आप लोगों के साथ चलूं। तो अब इस 2J को पढ़ने से हमारे पास फिर से कौन सी बात आ रही है, जो हमने वहां पर पढ़ा प्रस्तावना में? अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। देखिए, ये मैं फिर से आ गया। अब इसमें जो पहला पॉइंट बोला था वो क्या बोला था? सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। हमको ऐसी सूचनाओं तक वो एक्सेस कराने की बात कह रहा है ये एक्ट, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यही बात 2J में बता रहा है। अब ये अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, हमारा इशू जो बन रहा है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी का बन रहा है। और उसको समझने के लिए आप एक बात को समझिए कि जैसे मैंने बताया इसमें 2 वर्ड है, पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैंने आपके सामने एक इमेज रखी। इसमें इमेज में क्या है? एक फनल है। ठीक है, एक फनल है। ये फनल क्या है? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी के पास क्या है? कोई मटेरियल्स भी है, सैंपल्स भी है ना? पब्लिक रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी हैं, और जितनी चीजें हम इंफॉर्मेशन के अंदर में सामग्री में अभी पढ़ेंगे, जान रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। और उसी पब्लिक अथॉरिटी में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो जब ये सारी चीजें उस फनल के अंदर में जो मौजूद है ना, वो मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जो ये मौजूद है, ये सब क्या है? ये इंफॉर्मेशन। तो इस फनल के जरिए से देखिए, मैंने ये इसीलिए आप लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन जो हम बोलने के दौरान रहता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी रहती है आप सुन रहे हैं, उसको समझने के लिए एक इमेज की जरूरत होती है। वो इमेज आप खुद इमेजिन करते हैं सुनने के बाद अपने दिमाग में। कई बार आप उसकी इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा फर्ज था कि मैं उसकी इमेजिनेशन जो है आपके सामने रखूं। तो वो इमेजिनेशन के हिसाब से मैं आपको एक बात बोला कि एक फनल है, फनल के अंदर में सारी सूचनाएं अलग अलग तौर पे मौजूद है। वही क्या है? इंफॉर्मेशन है। और वो फनल क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है। और उस फनल के अंदर क्या है? सारी चीजें जो भरी हुई है, चाहे हम उसको जिस भी नाम से जान रहे हैं, जैसा कि 2F में मेंशन है। इसमें एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। ठीक है, कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में जो मौजूद है। इसके अलावा उसमें शामिल क्या क्या है? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट पेपर, सैंपल्स, मॉडल, सब। उसके बाद क्या बोल रहा है कॉमा लगा के? डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डाटा क्या, मटेरियल क्या? मटेरियल हम जान चुके हैं कि कोई भी ऐसी द्रव्य, ऐसी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वो मटेरियल होती है। और डाटा क्या होती है? वो सूचनाएं तो होती हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आईटी एक्ट 2000 में ब्रीफ की हुई है। लेकिन इस डाटा के बाद में क्या शब्द जोड़ा गया है? मटेरियल। डाटा मटेरियल कर दिया गया।
डाटा मटेरियल क्यों किया गया? देखिए वो हमसे कितने समझदार हैं वो कानून लिखने वाले, इसीलिए वो आज संसद में बैठते हैं, उन चीजों पे चर्चा करते हैं। उन्होंने बोला कि जो डाटा है वो हमको दिख तो पकड़ तो सकती नहीं, उसको किसी मटेरियल फॉर्म पे ही लाना पड़ेगा। जब वो मटेरियल फॉर्म पे आएगी तभी वो उस तक किसी नागरिक की पहुंच हो सकती है। तो उसने उसको क्या किया, जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में थी, कंप्यूटराइज फॉर्मेट में थी या सर्वर पर थी, उन सूचनाओं को अब उसको मटेरियल में तब्दील करने की बात बता रहा है। मटेरियल क्या है ना, मटेरियल के बारे में परिभाषा ऊपर ही बता दिया, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म्स, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर शामिल है ये चीजें, बता दिया। उसको उसने बदल दिया। वो उसको कैसे बदला? पेन ड्राइव में आप ले लो, सीडी ड्राइव में ले लो, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा आप इलेक्ट्रॉनिक उसमें ही ले लो। आपके पास अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा ईमेल में से आप दे सकते हो तो ईमेल से ही दे दो, किसी भी तरीके से जो उसके पास हेल्ड है। अब यहाँ पे जो वर्ड है डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये हेल्ड की बात जो इंफॉर्मेशन में है वो सिर्फ डाटा मटेरियल के लिए बोल रहा है ना। वो जैसे सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि डाटा मटेरियल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लिख देते हैं, हेल्ड इन क्यों लिखा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कन्वर्ट करके वो मटेरियल के तौर पे दे सकता है, ठीक है, जो प्राइवेसी में हो, अंडर लॉक हो, या किसी पासवर्ड के जरिए से या सिक्योरिटी के जरिए से उसको पार करके जाना हो, बिना उसको सिक्योरिटी को पार किए नहीं जा सकता, तो वो उसके पास धारित नहीं है। वो धारित फिर उसके पास है जिसके पास वो सिक्योरिटी की है, जिसके जरिए से उस सूचना तक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सूचना तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है एक पब्लिक अथॉरिटी के कंप्यूटर में कोई जानकारी है, वही जानकारी पब्लिक अथॉरिटी के एक अधिकारी के पास जानकारी है, और वही उसी पब्लिक अथॉरिटी के दूसरे अधिकारी के पास जानकारी है, ठीक है। तो पब्लिक अथॉरिटी हमको ये देने की बात कह रहा है, हमको पब्लिक अथॉरिटी से ही मिलेगी। लेकिन अगर उसके कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए उस पब्लिक अथॉरिटी के उस पब्लिक ऑफिसर की नीड है और वो अवेलेबल नहीं है, तो हमको वेट करना पड़ेगा पब्लिक अथॉरिटी को कि भाई वो जब तक आ ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस कंप्यूटर के अंदर में उसके कीवर्ड हो, पासवर्ड हो, या उस सिस्टम में उसकी अपनी कोई ऐसी सूचनाएं हो कि दूसरा अधिकारी भी उसकी सूचनाओं को नहीं देख सकता, उसके वर्क से रिलेटेड हो, मे बी। मैं तो सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित है, वो धारित सूचना जो डाटा के स्वरूप में, उसको मटेरियल के तौर पे कन्वर्ट करने के लिए ही मेरी समझ से डाटा मटेरियल वर्ड यूज हुआ होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये पूरी बात को खत्म कर दे रहा, अब एंड करके एक नई बात कहा, एंड करके एक नई बात कहा, एंड करके नई बात क्या कहा? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। जिस बात पर हमारी समस्या चल रही है कि भाई प्राइवेट निकाय में कोई भी सूचनाएं रखी हुई हैं और वो सूचना तक भी हमारी पहुंच है कि नहीं है। देखिए हर लॉ का एक अपना एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, उसके यूजेस भी होते हैं और मिस यूजेस भी होते हैं, ठीक है। हमको एक्ट इसलिए दिया जाता है कि वो जो यूजेस और मिस यूजेस है ना, उसके बीच में एक स्थिति क्रिएट करनी होती है कि जो एक नैतिक तौर पे एथिकल हो, जिसको एथिकल बोला जा सके, जिसको लीगल बोला जा सके, जिसको सही ठहराया जा सके, है ना। तो उसके लिए चीजें तय होती है, जिसके लिए लॉ आते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये बात बोल रहा है अंडर एनी अदर लॉ। तो अब जो दूसरे जो कानून है, जिस कानून के जरिए से पब्लिक अथॉरिटी को एक्सेस मिला हुआ है किसी प्राइवेट या पर्सनल के पास इंटर्ड करने का। अब प्राइवेट और पर्सनल के पास इंटर्ड करने की बात को आप कैसे समझेंगे? भाई किसी व्यवसायी को अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सोसाइटी एक्ट के तहत में कुछ बाउंड्री वॉल है, कुछ शर्तें हैं। वो बोलेगा कि भैया आपके पास 7 अलग अलग लोग होने चाहिए, 7 अलग अलग रीजन के होने चाहिए, आप ही के परिवार के नहीं चले। वो बोलेगा कि भाई ये जो है आप एक ही जाति के या उसके, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसमें ये लगता है कि आप एक मनमानी सोसाइटी बना रहे हैं। दूसरा, उसको लगना चाहिए कि सोसाइटी जो आप बना रहे हैं उसका उद्देश्य जो है पब्लिक वर्क
से रिलेटेड है, सोसाइटी के लिए है, उसकी मेमोज होनी चाहिए, मेमोरेंडम होनी चाहिए, आपको मुझे हर साल जो है आपकी हर बैठक और मीटिंग की जानकारी चाहिए, आपके सदस्यों में कौन अध्यक्ष और जिम्मेदार होगा इस संस्था को चलाने के लिए, मेरे को उसकी जानकारी चाहिए, आपके जो भी इनकम एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। तो वो उनकी शर्तें हैं सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आपको वहां पे फुलफिल करनी पड़ेगी, वो आपको देना पड़ेगा। वो बोलेगा कि आपको मेरी आईडी देनी पड़ेगी, आपको अपनी पहचान पत्र देनी पड़ेगी नागरिक होने की, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो सारी जानकारी जो है आप सोसाइटी के पास दे रहे हो। मैंने गुजरात की सोसाइटी से ऐसे कई सारी जानकारियां निकाली थी, जहां पर सोसाइटी के पेपर्स में उसके आधार कार्ड भी मौजूद थे, उसके वोटर आईडी भी मौजूद थे, है ना। तो वो जानकारियां भी मुझे प्रमाणित प्रतिलिपि के तौर पे सोसाइटी रजिस्टर्ड गांधीनगर में गुजरात में था, मैंने कुछ मेडिकल से रिलेटेड लोगों की जानकारियां निकाली थी जो सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने जमा की थी। तो वहां के जो सबसे बड़े डॉक्टर है, मेहता वहता कोई डॉक्टर है अहमदाबाद गुजरात में, बहुत बड़े वो हैं, उनके सारे डाटाज मैंने निकाले थे, बॉम्बे के बड़े बड़े डॉक्टरों के, क्योंकि बॉम्बे और महाराष्ट्र के लिए भी जो सोसाइटी है वो वहां पे रजिस्टर्ड हुई थी, तो वहां के बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम निकाले थे। तो मेरे को उनके पूरे डाटा मिले। क्यों? क्योंकि वो जानकारियां उस सोसाइटी में उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी थी। अब मैंने उनसे जो ऑडिट रिपोर्ट मांगा था लेटेस्ट, तो वो बोले कि भाई मेरे हमारे पास जो है, उन्होंने आज दिनांक तक कोई ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, है ना। तो मैं बोला सर कि आपकी तो टर्म्स है कि ऑडिट रिपोर्ट वो नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ये टर्म्स है, उसके अंदर में एक लॉ है कि भाई उसके बाद उनको नोटिस देना है। नोटिस देने का प्रोसीजर उनके ऊपर चालू हुआ। उनको नोटिस दिया गया कि आपके द्वारा ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, ये है वो है, उनको फलाना ढिमका, ये चालू हो गया प्रोसेस। अब मुद्दे की बात ये है कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, है ना। वो बोल रहे हैं मेरे पास धारित नहीं है। वो धारित है पब्लिक मतलब उस सोसाइटी के पास। उस सोसाइटी ने भी ऑडिट कराया है या नहीं कराया, हमको वो भी नहीं मालूम। तो मैं बोला सर कि ये तो आपके नियंत्रणाधीन है, आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का उपयोग करके ये चीजें की जा रही हैं, तो वो तो हमारी पहुंच में आ जानी चाहिए। तो अब उसने मुझे बोला कि भाई मेरे पास एक एक्ट है, उस एक्ट के अंदर में प्रोविजंस दिए हैं। प्रोविजंस क्या दिए हैं कि भाई मुझे वो चीजें देगा, उपलब्ध कराएगा, उसके लिए उसको समय दिया गया। उस समय पे उसने मेरे को नहीं उपलब्ध कराया, तो मेरे पास ये राइट दिया गया है कि मैं उसको नोटिस करूं, उसको मौका दूं, और अगर वो उसके बावजूद भी नहीं जमा करता है तो मैं जो है उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दूं। तो पहले तो मुझे उसको पर्याप्त मौका देना पड़ेगा, मैं उसको पहले मौका दूंगा, उसके बाद भी वो नहीं जमा करेगा तो मैं वो कर दूंगा। मैं बोला सर आप उसको बोल के मंगा लीजिए। भाई नोटिस जो मैं दे रहा हूँ वो तो उसी लिए ही दे रहा हूँ ना, कि उसको बोल के मैं मंगा लूं। अब तुम ये बोलोगे कि तुम उस सोसाइटी में जाओ और वहां पे उसके पास से, मेरे पास ये पावर है कि उसके यहाँ से सोसाइटी से आप घुसकर वहां से निरीक्षण करके उसको लेके आ जाओ। तो अब ये क्या हुआ? ये हुआ अनवारंटेड इन्वेंशन। अब वो क्या होगा, उनका कहना है कि भाई मैं जाके अपने इस राइट का प्रयोग करके उन परिस्थितियों में लेके आऊं जब कोई ऐसा इश्यूज आ जाए जो क्रिटिकल्स हो, अगर वो सूचनाएं मेरे पास तुरंत में ना मिले और उससे कोई बहुत बड़ा जोखिम होने वाला है, बहुत बड़ी समस्या आने वाला है, तब तो मैं जाके तुरंत ले आऊं। लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं उसके पास जाके जब सीधे उसके उसमें कार्यालय में घुस जाऊं और वहां से पेपर मैं ही खुद लेके आ जाऊं या उसके ऊपर दबाव बनाऊं। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। लेकिन आने पर ये सूचना लेने के लिए जिस दिन मेरे पास आती है उस दिन आप पात्र हो जाओगे, आप ले सकोगे। लेकिन जब तक ये सूचना मेरे पास नहीं आती है मैं वो सूचना आपको कहां से दूं, वो तो मेरे पास है ही नहीं। अब इसमें मुझे दो बातें थी। एक बात, अगर मैं अपने लालच के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से देखूंगा तो भाई मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आपको देना चाहिए, तो सूचना में आता है, मैं लड़ता रहूंगा। और एक ये कि मैं प्रैक्टिकल कंडीशंस को समझूंगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो यहाँ पर एक बात आई कि प्रैक्टिकल रिजम की बात इसीलिए आई कि एक व्यवहारिक जो प्रणाली होगी वो यही प्रणाली होगी कि व्यवहारिक तौर पे वो सुटेबल होनी चाहिए।
हम चाहे कुछ भी बोले अपने राइट्स को पाने के लिए, देखिए हर आदमी अपने फेवर की बात कहता है, वो अपने फेवर की बात कह रहा है, सामने वाला कोई थर्ड पर्सन होगा तो वो अपने फेवर की बात करेगा, आप है तो आप अपने फेवर की बात करेंगे। लेकिन इसके बीच में व्यवहारिक क्या है, वह सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज को हमको समझते हुए काम करना है और वही डिसीजन उनको लेना है। ठीक है। अब इसी तरीके से अब आपको आपने पुलिस के पास गए, पुलिस भी आपने शिकायत की, ठीक है। आपने शिकायत में बोला भाई, वहां पे पुलिस के पास एक राइट भी है कि अगर आपने झूठी शिकायत दी है तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकती है झूठी शिकायत करने वालों के ऊपर, है ना। लेकिन उसने आपकी सबसे पहले शिकायत ली। वो शिकायत पे क्या होता है, अगर मामला एकदम सीधा संज्ञेय अपराध का है, गंभीर अपराध का है ना, कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें मतलब एकदम सीधा अपराध कायम हो सकता है, तब तो वो सीधा क्या करेगा, उस पे प्रोसेस करेगा, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करके सामने वाले को पकड़ेगा भी, गिरफ्तारी भी करेगा, जांच भी करेगा, सब कुछ उसको इमीडिएट करना है। उसको अगर लग रहा है कि संज्ञेय अपराध नहीं है, साल 2 साल की छोटी मोटी सजा वाला है, तो उसकी खोजबीन करेगा। जैसे छोटी मोटी चीजें हैं, कोई आपस में मैंने किसी को कोई पैसे दिए सामान लेने के लिए और मेरे को सामान नहीं दे रहा है ना, मेरे से ठगी कर दिया है ना, तो ये अपराध तो है। लेकिन उस पर क्या होगा कि वो एकदम एक पक्षी जाके उसको सीधा गिरफ्तार तो करके नहीं ला सकता, क्योंकि उसने तो अभी एक ही पक्ष सुना है, तो उसको जांच करनी है। सबसे पहले तो उसको एफआईआर करना चाहिए अगर वो लग रहा है कि वो अपराध के जैसा उसने कोई तथ्य सामने वाले ने अपनी शिकायत पे रखा है। फिर अपराध कायम करने के बाद उसके पास उसको जाना चाहिए आगे, उसकी जांच करना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं भाई इसने तो ठगी की है, तो फिर जो कानूनी उपाय बताए हैं उसके एक्ट में, उसके हिसाब से वो करेगा। वहां पे जाके उसके चीजों को सीज करेगा। भाई जैसे कोई चोरी हो जाता है सामान, तो चोरी को हुए सामान को जाके उन लोग चोर को पकड़ के लेके जाते हैं ना, तूने बेचा कहाँ, जहां बेचा, तो वहां पर ये बात नहीं होती है कि तूने बेचा है और सामने वाले ने पैसा देके खरीदा है। माल तो चोरी का है ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, चोरी का माल जब्त हुआ। ठीक है। अब चोरी का माल जो जब्त हुआ, अब वो सामने वाले को जो नियम कायदे होंगे, जो पीड़ित होगा वो उसका बिल पुट अप करेगा, बताएगा नहीं भाई ये सामान मेरा ही है, ये सामान मेरा है, उसको साबित करके सामान जो प्रक्रिया होगी उसमें वो करके लेगा। जिसने पैसे दिए उस सामान को, चोरी का सामान खरीदने के लिए, वो ये बताएगा कि भाई मैं चोरी का सामान समझ के इसको नहीं खरीदा, तो मैं इसमें अपराधी नहीं हूं, ना मैं इसको बढ़ावा देने वाला हूं। मेरा तो सिर्फ इतना था कि भाई ये आया, ये जरूरत में था, ये अपनी सामान बेचना चाहता था, मैंने बाई लॉ, मेरा क्योंकि ये व्यवसाय है सोने के सामान खरीदना बेचना, मैंने उस ज्वेलरी को खरीद लिया जो उसके उसमें थे, है ना। वो बोलेगा कि आपने बिना बिल की ज्वेलरी क्यों खरीदी, तो बोले भाई कई जो एसेट्स होती हैं, ज्वेलरी होती है, उसकी बिल नहीं होती है, क्योंकि ये स्त्री धन भी होते हैं और कई चीजें ऐसी होती है जो पैतृक होती हैं, पुरानी होती हैं, तो वो ऐसे भी कंटिन्यूशन पर चलती रहती है, हर चीज का बिल नहीं आता है। जैसे जीएसटी में आप कोई भी बिना जीएसटी वाला भी वो करते हैं, तो जीएसटी पे करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बिना जीएसटी वाला माल भी लिया है, तो अब जीएसटी मैं पे करूंगा। लेकिन मैं नहीं खरीद सकता, ऐसा टर्म्स नहीं है, क्योंकि जीएसटी भी खुद बोलता है कि 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं उनको जीएसटी नंबर भी लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे लोग क्या व्यवसाय नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसका टर्म्स है भाई, कानून ने उसको मना नहीं किया है करने के लिए, तो व्यवसाय कर रहा है। बस अब मुद्दा क्या आता है, अब उसने जो पैसा दिया उसको रिकवरी कैसे करें। तब पुलिस बोलेगी चोर को वापस कि भैया जो पैसा लिया वो कहाँ है, वो बोलेगा सर मैं पैसा तो खा पी के उड़ा दिया, खत्म। अब इस मामले में जिसने चोरी का माल खरीदा उसके पैसे का क्या होगा। तो ये सारी चीज एक लॉ के अंदर में चलेगी, हर चीज का अपना एक लॉ है। मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता। तो जो भी लॉ है, उस लॉ के रिजम पे जो चीजें मेंशन है, जो जहां तक उसके इसमें लिखा भी है कि एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो उस समय लागू होता है, प्रावधानित है, प्रचलन में है, फोर्स में है, उस चीजों की बात की जा रही है। हम उसका बहुत ज्यादा इतना हाईली इंटरप्रिटेशन भी नहीं निकाल सकते कि वहां पे फोर्सिबल लिखा है तो आप उसको कैसे भी करके लेके आना, लाके देना, या ऐसा भी नहीं कर सकते, उसके जस्टिफिकेशंस को समझना पड़ेगा। अब इसमें जो बात थी, बात ये थी कि हमारे पास बात आ रही है कि अंडर द कंट्रोल, ये तो
आपके पास क्या हो गया, ये तो हेल्ड वाली बात हो गई कि भाई ये जो आपके पास है आप वो हमें दे दोगे। अब जो अंडर द कंट्रोल है उसको कैसे समझें, क्या बोल रहा है आगे, हमारा प्रस्तावना क्या बोल रहा है, सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी को आप कैसे समझोगे, भाई एक पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, उसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, एक तो उसी पब्लिक अथॉरिटी में या उसके नियंत्रणाधीन जो और उसके नीचे के कार्यालयों के जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो वहां पर जा सकता है, ऊपर के पब्लिक अथॉरिटी है तो उसके पास जा सकता है, कोई अन्य पब्लिक अथॉरिटी है तो उसको धारा 6(3) में अंतरित करके उसको सूचना आपको प्रोवाइड करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो ठीक है, इतना तो हम समझ रहे हैं कि अगर वो पब्लिक अथॉरिटी में, चाहे वो किसी भी तौर पे हो, पब्लिक रिकॉर्ड के तौर पे हो चाहे प्राइवेट रिकॉर्ड के तौर पे हो, वो आपको मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो हेल्ड का हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था जो उसके कंट्रोल पर हम बात करते हैं, तो जो कंट्रोल वाली स्थिति है तो उसके जो नियंत्रणाधीन ऑफिस है उससे आपको मिल जा रहा है। लेकिन जब कोई पर्सन के पास कोई चीज है या किसी प्राइवेट बॉडी के पास कोई चीज है जो प्राइवेट रिकॉर्ड है ना, तो वो आपको कब मिल रहा है, जब अंडर एनी अदर लॉ में टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जो उसमें मेंशन जो होगा उस लॉ में, उस लॉ में जितनी चीज मेंशन होगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ, जितनी चीज देने के लिए सामने वाला बाध्य है, जितने इंफॉर्मेशन देना वहां पे बाध्य किया गया है, उतने सारे इंफॉर्मेशन वो उस पब्लिक अथॉरिटी को प्रोवाइड कराएगा और उसको लेने के लिए पब्लिक अथॉरिटी के पास जो उस एक्ट में प्रोविजंस दिए होंगे उसको फुलफिल करेगा। आप यहाँ पे ये चैलेंज कर सकते हो कि भाई उसने पिछले 5 साल से सोसाइटी रजिस्ट्रार ने इस चीज को संज्ञान क्यों नहीं लिया, उसने वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा था, तो भाई आप 1 साल आपने पहले उसको दिया रजिस्ट्रेशन, आपको मालूम है कि भाई 1 साल के बाद वो अगले साल तक उसके ऑडिट रिपोर्ट बनी जाएंगे, तो जो ऑडिट रिपोर्ट बनेंगे आपको 2 साल के बाद भी आपने उस पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट को लेने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया, आपकी मिली भगत है, आप साठ गांठ करके रखे हो, आप जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हो, आपको जो आरोप लगाना है वो आप लगा लीजिए, वो उस आरोप के ऊपर आप कार्रवाई के लिए भी बात कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उस जगह सही है कि उसने अपनी ड्यूटी जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, एकदम क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन बात तो ये हो रही है कि हमको सूचना चाहिए और सूचना वो देगा अब लॉ के हिसाब से ही। अब सामने वाले ने उसको सूचना नहीं दी इसलिए उसके पास नहीं, अब उसके पास लॉ में जो भी दो रास्ते होंगे, एक तो जो तुरंत उपलब्ध कराने के लिए कोई रास्ता है तो वो तब करेगा जब ऐसी कोई इन्वेंशन की नीड होगी, लेकिन अगर ऐसी कोई इन्वेंशन की नीड नहीं है तो वो प्रोसेस के जरिए से ही चलेगा, और प्रोसेस के जरिए से जब उसको प्राप्त होगा तब आप लेने के लिए लायबल होगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के में भी इंटर्ड हो जाओ, तो उसके लिए हेल्ड होना उसके पास होना बहुत जरूरी है। तो इसका गलत इंटरप्रिटेशन हमको बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसे भी हम इसकी डेफिनेशंस पर बात कर रहे हैं, ये प्रोविजंस नहीं है। प्रोविजंस क्या है, जो सेक्शन 3 के बाद है, जो सेक्शन 2 में है वो क्या है, डेफिनेशन पार्ट है, वो सिर्फ शब्दों की व्याख्या दे रहा है, वो हमको समझाने में मदद कर रहा है कि हम उसको कैसा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उससे क्या समझ सकते हैं। वापस आते हैं हमारी प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में जो सेकंड बात पहले पैरा के उसमें जो हमने उसको 4 हिस्सों में बांटा, उसकी सेकंड बात क्या बोलती है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। तो ये जो एक्ट है अपना उद्देश्य जो बता रहा है, अब इसको पहली लाइन के साथ पढ़िए, एन एक्ट टू प्रोवाइड सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन। नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार व्यवहारिक पद्धति के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए एक्ट होगा। उस एक्ट में ऐसे ऑर्डर जो होंगे जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, एवरी पब्लिक अथॉरिटी, सभी पब्लिक अथॉरिटी के लिए बात कहा है, के लिए होंगी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला सिद्धांत है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के प्रॉपर काम करने के लिए, किसी भी
पब्लिक सर्वेंट के या गवर्नमेंट सर्वेंट के प्रॉपर काम करने के लिए। और इसको अब एक बार हम समझ लेते हैं कि इस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है। क्योंकि जो हम भ्रष्टाचार ये वो इधर उधर की बातें करते हैं, एक्चुअली उसका उद्देश्य वो नहीं है, वो उसके उद्देश्यों का एक हिस्सा है। सबसे जरूरी जो उसका कंसर्न है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो एक्ट बताया गया है, इसका पहला पैरा बताया गया है, पहला पैरा उसके जो ऑब्जेक्टिव वो बता रहा है, वो बता रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। अभी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या है, समझते हैं। देखिए ये 3 ग्लास है। देखिए क्योंकि मैं इसको मैं कोई बहुत बड़ा वो तो हूं नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों की सहायता के लिए, समझने के लिए, एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए ये क्ले पार्ट तैयार किया। अब इस क्ले पार्ट में मैंने अपने तरीके से ग्लास बना दिए, है ना। ये 3 ग्लास है। पहला ग्लास जो है स्टील का ग्लास है ना। अब उस स्टील के ग्लास के अंदर में पानी है, नहीं है, शरबत है, गंदा पानी है, साफ पानी है, कलर वाला पानी है, जैसा भी पानी है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस आपको मालूम है कि वहां दूर में एक गिलास रखा हुआ है, उसके अंदर कितना पानी है, उसकी क्वांटिटी भी नहीं मालूम कि आधा है कि पूरा है कि कम है कि ज्यादा है, क्या है उस में पानी है कि भी नहीं है, लस्सी है, छाछ है, शरबत है कि क्या है, वो भी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, पहला ग्लास आपका इंडिकेट कह रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कांच का ग्लास है। ठीक है, उस कांच के ग्लास के अंदर में पानी है। पानी जो है कुछ अलग कलर का है ना। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गंदा पानी है कि शरबत है, बस पानी का कलर क्लियर नहीं है। ग्लास तो है, ट्रांसपेरेंट है ग्लास, लेकिन पानी जो है क्लियर नहीं है। और तीसरा ग्लास है, उसके अंदर पानी भी क्लियर है, दिख रहा है कि पानी साफ है, और ग्लास भी साफ सुथरा आपको दिख रहा है। तो ये चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब इसमें ग्लास क्या था हमारे लिए, मैं इस इमेजिनेशन को दिखाने के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझिए। एक ग्लास था, ग्लास को मैं क्या मान रहा हूं, एक अथॉरिटी मान रहा हूं, और जो उसके अंदर है वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ग्लास में जितना पानी भरा हुआ है उतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना हिस्सा खाली है वो इंफॉर्मेशन होना तो चाहिए था लेकिन वैकेंट है, अवेलेबल नहीं है। भाई जो अथॉरिटी बनाई गई है उस अथॉरिटी में बहुत सारी सूचनाएं होनी भी चाहिए, कई सूचनाएं नहीं होती है, कई सूचनाएं नहीं बनाई गई होती है। क्यों, वो इशू हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, फंक्शन जो उसका डिपार्टमेंट था उसके फंक्शन के हिसाब से काम नहीं किया। तो कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो नहीं हुई है, तो इस कारण वो उतना हिस्सा खाली है। लेकिन जितनी चीजें भरी हुई हैं वो बता रहा है कि उतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो जनता के लिए जो जरूरी है, नागरिकों के लिए वो ये दिखना जरूरी है कि एक्चुअल कंडीशंस पर उसके पास इंफॉर्मेशन क्या है। अब वो इंफॉर्मेशन में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, क्या गलत है, अगर वो बिना उसमें छेड़छाड़ किए वो जैसा है वो वैसा नागरिकों को अवेलेबल करा देता है, या वैसा ही वो ट्रांसपेरेंट रहे कोई अथॉरिटी, तो वह ट्रांसपेरेंसी है। अब अगर वो उस पानी को फिल्टर करके हमारे सामने प्रेजेंट करे, वो क्या करे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना के रखे, डबल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके रखे कि सब चीजें आप जब मांगो या देखना चाहो या बताना चाहो तब तो साफ सुथरी दिख रही है ना। लेकिन इंटरनली सब चीज गड़बड़ चल रहा है। वो पानी की जगह आपको उस पानी में हो सकता है कि कोई केमिकल हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट दिखने वाला पानी आ, पेशाब हो सकता है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मतलब साफ हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो साफ है तो वो सुरक्षित है ना। कुछ भी हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म पे। तो वो जो भी है, हमको उससे मतलब नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। एक्चुअली जो सच्चाई है वो, जितना वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई अथॉरिटी हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है,
वो ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, हमको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत उसके अंदर इंफॉर्मेशन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है उससे नहीं, हमको जो इंफॉर्मेशन में जो राइट्स दिया गया है वो राइट दिया गया है कि नागरिक और इंफॉर्मेशन के बीच में जो पब्लिक अथॉरिटी है वो हमारे साथ ट्रांसपेरेंट रहे, वो हमारे साथ ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। इंफॉर्मेशन तो जो है वो हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो, कुछ भी हो, वो जो होगी वो वैसी हमको मिलना चाहिए, ये नहीं कि वो मैनिपुलेट करके हमको दे। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी। अब इस ट्रांसपेरेंसी के बाद आती है अकाउंटेबिलिटी। इस अकाउंटेबिलिटी को आप समझिए, एक जर्नल सर्कल माना जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए कि जहां पर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होने लगती है वहां पर ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व आ जाता है ना। उत्तरदायित्व कैसा कि भाई आपने जो ग्लास के अंदर में जो पानी था जो मटमेला कलर था, जैसे ही आपको पानी मटमेला या गंदा दिखा आप पहला सवाल ये करोगे कि भाई ये क्या चीज है ना, यही बोलोगे ना। तो वो बोलेगा सामने वाला कि सर ये तो जो बोर का पानी आ रहा है वो बोर का पानी ही गंदा आ रहा है, वो जैसा पानी है वो ऐसा पानी है, इस कारण से वो मटमैला दिख रहा है। या बोलेगा नहीं सर ये तो शरबत है, उसमें काला नमक और काली मिर्च या इस तरह कुछ डाले हैं, एसेंस डाले हैं, इस कारण से इसका कलर मटमैला जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या आ रही है, उनके पास एक मजबूरी आ रही है, एक उत्तरदायित्व आ रही है, एक रिस्पॉन्स करने की अकाउंटेबिलिटी आ रही है। जब अकाउंटेबिलिटी आती है तो फिर क्या होता है, आप बोलते हैं इसमें किसने बोला कि एसेंस मिलाओ या काला नमक मिलाओ, या इस चीज का निर्णय किसने लिया कि वो काला नमक मिलाया जाना चाहिए। तो वो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई इसका काम ये आदमी देख रहा था, इसने ये डॉक्यूमेंट्स या इस पानी को तैयार किया, इस इंफॉर्मेशन को तैयार किया है। मतलब क्या हुआ, अब आप उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी, जिम्मेदारी आ गई। अब जब पारदर्शिता आई तो क्या आया, उत्तरदायित्व आई। जब उत्तरदायित्व आया तो क्या आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जिम्मेदारी आई। जब जिम्मेदारी आई अब क्या हो रहा है, अब लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। अब आप क्या कर पा रहे हो कि भाई इस आदमी ने ये इंफॉर्मेशन जो दी है या रखी है, उसने इसको मेलाफाइड तरीके से तैयार किया है, या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया है, या इसमें ये गलती दिख रही है, या इसमें ये भ्रष्टाचार दिख रहा है, या इसमें ऐसा लग रहा है कि विधि के विरुद्ध काम हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो उससे क्या हुआ, आपका क्या गया, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। वहां पर आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, अब जब फोकस आप किसी इंप्रूवमेंट के लिए जब फोकस आप करने लग जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे, बेटर आउटकम्स। तो ये ट्रांसपेरेंसी का सिद्धांत है, और ट्रांसपेरेंसी के इस सिद्धांत के लिए ही यहाँ पर जो बात जोड़ी गई है वो बात जोड़ी गई थी, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं जान पा रहा हूं, और जितना मैं आपको इसको जानने के लिए मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, मेरे को एक ही चीज समझ में आता है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, तो इस एक्ट के लाने के पीछे का जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ट्रांसपेरेंसी था। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यहाँ पे उसने इस उद्देश्य में तीसरा उद्देश्य बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने फिर से मैं आपको वापस लेके जाता हूं, क्योंकि जब आप एक्ट को पढ़ें तो पढ़ते समय जो आपको ध्यान देना है, हालांकि इसमें इसने एक ही पैरा में लिया है सारी बातों को, लेकिन इस पैरा को पढ़ने के लिए भी रीजंस हैं, क्योंकि इसको आप पहले क्या पढ़ोगे, एन एक्ट टू प्रोवाइड टू सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन टू। मतलब एक तो हिस्सा इसका पहला क्या है कि वो ये बता रहा है कि नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार के लिए ये प्रैक्टिकल रिजम होगा। अब ये प्रैक्टिकल रिजम को सॉल्व करने के लिए उसको क्या चीज की जरूरत थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट हो,
एक गठित हो इंफॉर्मेशन कमीशन, जो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग हो, है ना, राज्यों के लिए राज्य हो, केंद्र के लिए केंद्र हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो। तो उसने यहाँ पर इसकी भावना रखी। ठीक है, अब उसके बाद ये तीन बातें कहा, देखिए उसमें कॉमा आ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, उसने एंड लगाया, एंड लगा के क्या बोला, फॉर मैटर कनेक्टेड हियर विथ इंसिडेंटल देयर टू। अब इसके अलावा भी अगर कोई मामले हैं जो इससे संबंधित हैं, जो होने चाहिए, है ना, उसकी बात इसके अंदर की गई, जो भी आनुषांगिक और मैटर मामले बच जा रहे हैं, वो सारे मामले के लिए यह लाया गया। तो अब इसके अंदर उसने इसका विस्तार कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन जिसको फोकस किया वो तीन बातों को कर दिया, चौथी बात में सारी बातों को जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां पर साथियों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए पहला पैरा में। ठीक है, दूसरा पैरा क्या बोल रहा था, दूसरा पैरा बोल रहा था, वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरे पैरे में उसने बात की कि भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का जो प्रियम्बल है, मतलब वो क्या है, वो संविधान है, और उसका प्रियम्बल क्या है, जो आपके सामने है, कि हर भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, जो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा ने आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसको भी आप पढ़ेंगे, ये भी विस्तार में, संविधान बहुत बड़ा है, हम इसलिए इसके सिर्फ सार को रखते हैं। तो इसने बात बोल दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, और यही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड कहाँ पे है, संविधान के प्रियम्बल की वर्ड है, सॉवरेन सोशलाइज्ड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है, एंड वेयर एज डेमोक्रेसी रिक्वायर्स an informed citizenry and transparency of information which are vital to his functioning and also contain corruption and hold governments and their instrumentalities accountable to govern। और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग और ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। तो इसमें क्या बात बोली गई, एक सिटीजनरी के मतलब एक जो नागरिक है, जो शिक्षित नागरिक है, जो इन्फॉर्म्ड नागरिक है, जो जागरूक नागरिक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या बोली, इन्फॉर्म सिटीजनरी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों थी, जो उसकी फंक्शनिंग है सिस्टम्स के अंदर में, और उसके अंदर में जो कंटेंट ऑफ करप्शन है ना, उसके लिए, ताकि क्या हो, अकाउंटेबल हो, जो सरकार हो अकाउंटेबल हो। इसी को हम गुड गवर्नेंस के तौर पर आजकल देखते हैं, जब कोई आईएएस या पीएससी इस तरीके की जब कोई पढ़ाई होती है, उसके अंदर कोई बातें आती हैं, तो इन सब बातों को जो है गुड गवर्नेंस के अंदर में देखा जाता है। और गुड गवर्नेंस के अंदर में ही देखिए वो वर्ड्स भी आ रहे हैं सारे, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, मतलब चीजें जो हैं वही सारी आ गई हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट की बात भी यही कर रहा है गुड गवर्नेंस। ये सारी बातें इसके अंदर में शामिल है। तो मतलब सरकार इस
पैरे के जरिए से एक गुड गवर्नेंस की बात को समझा रहा है, जो एक जागरूक नागरिक अपेक्षा रखता है डेमोक्रेसी के अंदर में। तो डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड, है ना, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इन्फॉर्म सिटीजनरी। ठीक है, तो ये हमारे राइट्स के साथ जोड़ते हुए बात की। इसके बाद चौथा पैरा क्या बोलता है, एंड वेयर एज revelations of information of actual practice in likely conflict the other public interests। अब यहाँ पे बात आती है अदर पब्लिक इंटरेस्ट की, है ना। अब उस पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में इसने क्या बताया, देखिए हमको पब्लिक इंटरेस्ट इसी एक्ट से निकालना है। जहां पर हमारे साथ पब्लिक इंटरेस्ट की बातें आ रही हैं, हमको चीजें इसी एक्ट से निकालना है। जब चीजें हमको इस एक्ट से नहीं मिल पाएंगी, तब हमको किसी बाहर के एक्ट में इंटर करना है या किसी जजमेंट को पढ़ना है, समझना है। तो अब यहाँ पर बात की गई है पब्लिक इंटरेस्ट की, जिसमें क्या शामिल है, इंक्लूडिंग एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स, ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंटली ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तीन बातों को इसमें इंक्लूड किया गया। तीन बातों में क्या था, पहला एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट हो, है ना। एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जो उसके गवर्नमेंट के अंदर में जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर में मितव्ययता आए, जो भी जो एफिशिएंट हो उस तरीके से हो। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेस, जो भी उसके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके, है ना। अब मान लीजिए कि गाय ने दूध दिया, ठीक है, जितना दूध पीना था आपने दूध पी लिया, उसके बाद उसको आपने दही जमा दिया। दही आपको जितना खाना था, जितनी जरूरत थी, दही खाया, बाकी दही को आपने रख दिया और उसका जो है आपने मक्खन निकाल लिया। फिर मक्खन को आपको जितना यूज करना था आपने करा, उसके बाद मक्खन जो बचा उसका आपने घी निकाल लिया, है ना, और घी आपने खा लिया। तो आप उसमें से जितनी चीजें उस संसाधन है उसका जो मैक्सिमम आपने यूटिलाइज कर सकते हो, आप घर में उस दूध का जिस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, उसी तरीके से यूटिलाइज करना है शासन की चीजों को। ये नहीं कि ले लिया, फोकट का है, तो सरकार का है, वो बर्बाद हो, नुकसान हो, गाड़ियां खरीद ली, बर्बाद हो, बिल्डिंगें बना दी, बहुत सारी भवनें बना दी, बर्बाद हो, अकारण में एसी लगा दिया, अकारण में सिस्टम्स लगा दिए, अकारण में दिखावा कर रहे हैं, है ना, जिसकी कोई नीड्स नहीं है। और अगर नीड्स है, जरूरत है, तो करो, सरकार मना नहीं कर रही है। सरकार बोल रही है कि आपको जो जरूरत है वो करो, लेकिन क्या करो, उसका ऑप्टिमम यूज करो। ऑप्टिमम यूज बहुत बड़ा वर्ड है, इसको जितना समझेंगे उतना समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें तीसरी बात जो बोल रही है उसको उसने पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे बताया। हम लोग उसको भले किसी भी नजर से देखें, इस एक्ट के इस पैरा ने उसको एक पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे इंक्लूडिंग करके शामिल किया है। और इंक्लूडिंग करके उसमें क्या लिख रहा है, द प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना। मतलब संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना भी वो पब्लिक इंटरेस्ट बता रहा है ये एक्ट। तो अगर आपने अपने आवेदन को लिखते समय पब्लिक इंटरेस्ट बताया है इन दो बातों पर, कि इससे एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट हो रहा है या ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेस हो रहा है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि वे इस एक्ट के प्रियम्बल में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो आप अगर इस पॉइंट को उठाते हुए आप पब्लिक इंटरेस्ट शो ऑफ करना चाहें, तो वो बिल्कुल इस एक्ट की धारणाओं के हिसाब से होगा। और अगर कोई सूचना आपको ऐसी लग रही है कि जो आपको नहीं मिल पाएगी किसी भी कारण से, है ना, जो सेक्शन 8 में मना की गई है, तो उसके अंदर में जो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अब इस बात को समझने के लिए आपको उसकी सेंसिटिविटी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को समझना पड़ेगा। अकारण की बनाई हुई कॉन्फिडेंशियलिटी गलत है, ये मनमाने तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी जो बनाते हैं वो गलत। जो जायज है,
आपको खुद बोलना चाहिए कि भाई मुझे ये नाम छुपाते हुए या इस चीज को छुपाते हुए जो सरकार जितने हिस्से को कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानती है उसको छुपाते हुए मुझे दे दिया जाए धारा 10(1) के अनुसार, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट है। मतलब अगर आप सेक्शन 8 के अंदर में कोई सूचना चाह रहे हो जो किसी भी तरीके से मना की जा सकती है, लेकिन आपने वहां पे बताया कि सर मैं पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान पे रखते हुए ऐसी सूचनाएं जो कॉन्फिडेंशियल हो या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो उतने हिस्सों को छुपाते हुए हटाते हुए भी आप मुझे उपलब्ध करा सकते हैं, तो आपने वहां पे उस चीज के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट आपने जाहिर किया है। अब इस पब्लिक इंटरेस्ट और इस कॉन्फिडेंस हम लोग क्या समझते हैं, देखिए मैं वापस आपको इस क्लिप के जरिए से दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो हम लोगों के लिए है उसमें जो डिसीजन लेना है, जो ड्यूटी है हर पीआईओ की, जन सूचना अधिकारी की, हर अपीलीय अधिकारी की, अगर मामला अपील के बाद इंफॉर्मेशन कमीशन पहुंच गया है तो इंफॉर्मेशन कमीशन की या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की या पीए मतलब पब्लिक अथॉरिटी की। ठीक है, क्या है ड्यूटी, क्या है कि वो इंफॉर्मेशन देने से पहले या देते समय दो बातों को ध्यान रखें कि वो एग्जेम्पशंस और डिस्क्लोजर, जो उनके पास दो चीजें हैं कि भाई या तो उसको वो देने से मना करेगा, एग्जेम्पशंस में लेके जाएगा या डिस्क्लोजर में लेके जाएगा, है ना। तो एग्जेम्पशन में लेने के जाने के लिए इस एक्ट में क्या बातें की गई हैं, दो बातें की गई हैं। एक बात की गई है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की और दूसरी बात की गई है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट की। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, जो सेक्शन 8 और 9 में लिखा हुआ है, जो सेक्शन 8 और 9 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसी में प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट क्या है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उससे जो रिलेटेड लोग हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। जैसे रेप पीड़ित महिला है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो रेप पीड़ित महिला के बारे में जो जानकारी है वो उसका प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। अगर कोई जानकारी के लिए सरकार को लग रहा है कि दंगे हो जाएंगे, हुड़दंग हो जाएंगे, जो भी चीजें हो जाएंगी या कोई वैश्वासिक नातेदारी में ऐसी कोई चीज है या फिर आपका जांच के रोकने के बीच में या किसी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, जो मुखबिरों की जानकारी छुपाने के लिए, ऐसी कोई भी चीज जो आ रही है, ये सब क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, इन पर रोकने के लिए ये एक्ट ही प्रावधानित कर रहा है ये दो पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानकारियां आपको नहीं मिल सकती, उसके लिए कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, इस एक्ट में तीन तरीके की कंडीशंस आपको बताई हुई है। पहला जो है डिसेमिनेटेड, मतलब जो उनको खुद ही प्रकटन में लेना है, जो उनको खुद देना है, जो उनके जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जितने भी फायदाग्राही हैं उनके ब्यौरे देना स्वप्रकटीकरण के अंदर में आता है। तो फायदाग्राही हैं, जितने भी लोगों ने किसी भी स्कीम में कुछ लाभ लिया है उन सब की जानकारी देना तो स्वप्रकटीकरण का हिस्सा है। उसमें अगर किसी ने सरकार से 50,000 रुपए, लाख रुपए या कोई नौकरी पाई है, किसी ने नौकरी भी पाई है, तो क्या हुआ, किसी स्कीम का फायदाग्राही हुआ, लेकिन वो किस स्कीम, किसी योजना के अंतर्गत था, तो है ना, तो उसने अगर उसको लिया है तो प्रकटन पे आएगा, तो वहां पे वो चीज ऑटोमेटिकली एग्जम्पशन से हट जाएगी। दूसरा क्या है, लाइफ और लिबर्टी का मामला। जैसे सब सेक्शन 7(1) बोलते हैं, सेक्शन 7(1) को पढ़ते हैं तो उसमें जो दो पैरा है, पहला पैरा बोलता है कि सूचना देने से मना भी कर सकता है 8-9 के अंतर्गत, लेकिन दूसरे पैरे में जब बात आती है लाइफ और लिबर्टी की, तब वहां पे ये बात नहीं आती है कि 8 और 9 के तहत देने से मना कर सकता है। वहां पे सीधी एक बात आती है कि जब मामला लाइफ और लिबर्टी का होगा तो सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी 48 घंटों में। तो अब आपको वहां पे लाइफ एंड लिबर्टी के मामले को समझना पड़ेगा, वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो जानकारियां आपके साथ डिस्क्लोजर होंगी। और तीसरा क्या बोला गया है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट जो हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले, जो पब्लिक इंटरेस्ट पैरा 4 में
3 चीजों के तौर पे बताया गया, मतलब ये इंक्लूडिंग है, शामिल है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पे पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये 3 चीजें तो एक्ट में क्लियरली लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लो कि जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट आके गिर गया, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट आके गिर गया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आउटवेट जो है आपको सूचना देने का आ गया। पब्लिक इंटरेस्ट जब तक नहीं आया है, जब तक वो बैलेंसिंग कंडीशंस पर है, वो पीआईओ की मनमर्जी पे चलती रहेगी कहानी। और आपने अगर लाइफ और लिबर्टी या डिस्क्रिमिनेटेड मामला आपने शो ऑफ नहीं किया, तो क्या होगा, वो सीधा एग्जम्पशंस पे चला जाए। आप समझ लो, मैंने एक आपको तराजू दे दिया है, तराजू में कौन सी सूचना एग्जम्पशंस के दायरे में और डिस्क्लोजर के दायरे में है, जो इस एक्ट के तहत मेरे को समझ में आई, उस क्लिप को मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसमें, इस पलड़ों में आप, डिस्क्लोजर वाले पलड़ों में आपके पास जो पॉइंट्स है वो रख दो, वो एग्जम्पशंस के पलड़ों में जो सामने वाला है वो रख देगा, और उसके हिसाब से पीआईओ ही, उनकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है कि वो तय करेंगे कि अब वो जानकारी एग्जम्पशंस के दायरे में है कि डिस्क्लोजर के दायरे में। मैं आपको ये भी नहीं बोलता कि आपको चीजों को प्रकटन करना पड़ेगा, पहले से बताना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि 6(2) आपको आवेदन में पब्लिक मतलब कोई जानकारी कारण बताने से रोकता है, लेकिन अपील में रोक रहा है, ऐसा कहीं प्रावधानित नहीं है। अपील में जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है वो आपसे कारण पूछ सकता है, आयोग आपसे कारण पूछ सकता है, शिकायत में कारण पूछ सकता है, कोर्ट आपसे कारण पूछ सकती है, भाई आपको ये सूचना क्यों चाहिए, और आप ये नहीं बोल सकते कि 6(2) में मना क्यों, क्योंकि 6(2) आवेदन में कारण बताने से मना करता है। ठीक है, हालांकि मैं इस बात का समर्थक भी नहीं हूं कि कारण नहीं बताया जाना चाहिए, और मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हूं कि कारण बताया जाना चाहिए, पर अगर हम बता दें, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो हमको भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर उस जगह पे अपने आप को गोपनीयता के दायरे में ले आए, हमने ये बोल दिया कि सर ये बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इस एक्ट में ये प्रावधानित है, मतलब आपने क्या किया, अपने आप को गोपनीय कर दिया, और जैसे ही आपने अपने आप को गोपनीय किया, आप पारदर्शिता की बात से खुद ही आप फेल हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस दौरान में जो सबसे अभी बहुत ज्यादा जो इशू बना हुआ है, वो बना हुआ है एकदम 8(1) सबसे बड़ा हुआ बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम्पशन और डिस्क्लोजर की बात कह रहा हूं, इसलिए इस बात को भी इसी में खत्म कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोग इस बात को समझ जाए कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट की जो बात की गई है, वो इसमें कहीं छूट ना जाए, कंटिन्यूशन पर ये बात भी आपके सामने आ जाए। बहुत शॉर्ट में मैंने इसके लिए आपके लिए 2 टेबल बनाए, ताकि आप समझ जाओ कि 8(1) जो है किस समय एग्जाम्पशंस पर है और किस समय डिस्क्लोजर पर है। ठीक है, जब हम 8(1) को पढ़ते हैं, 8(1) को जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें पहली लाइन शुरू होती है, नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, मतलब ऐसी कोई सूचना जिसका किसी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट से कोई लेना देना ना हो। भाई सरकार के पास जो सूचनाएं आ रही हैं, है ना, जैसे मान लो कि वो आधार कार्ड बना रहा है सरकार, और सरकार ने आधार कार्ड बनाने के लिए उसके जो डाटा है, उसके फिंगरप्रिंट्स है, आई प्रिंट्स है, हार्ट का प्रिंट है, या फेस की मार्किंग है, उसने उसकी की है। ठीक है, तो ये पब्लिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का भी हिस्सा नहीं है, ये सरकार को चलाने के लिए एक सिस्टम का पार्ट है, जिसमें वो नागरिकों को उनके पहचान के जरिए से पहचान सके कि भाई ये मेरे नागरिक हैं, इनको ये किस स्थिति में है, ये उनकी मतलब एक मॉनिटरिंग भी बोल सकते हो, सर्विलांस का एक तरीका भी बोल सकते हो, वो एक तरीके से सर्विलांस भी कर रही है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो उसका पब्लिक एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। पब्लिक एक्टिविटी का लेना देना मतलब क्या है, जिस काम के लिए वो विभाग बनाए जाते हैं, जिसका संबंध होता है उन पब्लिक वर्क से, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना,
आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना, आपको पर्यावरण को जो है, आपको जीवन जीने के लिए जो पर्यावरण है उसको साफ सुथरा रखना, उसमें ध्वनि प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, मिट्टी का प्रदूषण भी है। मतलब सरकार को हर वो चीजें काम, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी अवेलेबल कराना सरकार की जिम्मेदारी है। आपको रोजगार भी अवेलेबल हो या देश में स्थिति भी सुधरी रहे, है ना। देश के पैसों को भी कंट्रोल करना जरूरी है, अंदर में किसी क्राइम को रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी में है, न्याय दिलाना भी जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा करना भी जिम्मेदारी है। तो वो सब पब्लिक से रिलेटेड जो वर्क होंगे, उसमें जो पब्लिक से रिलेटेड वर्क होंगे, अब जैसे सुरक्षा करने के लिए देश की वो है, तो उसको क्या किया उसने, उसको अलग कर दिया, उसको क्या बोल रहा है कि सूचना के दायरे में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन जो पब्लिक से सीधा जो संबंध रख रहा है, उसमें ऐसी छूट उसने नहीं लगाई। तो सबसे मेन है पब्लिक एक्टिविटी को समझना। अगर उस सूचना का किसी पब्लिक एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, तो वो सूचना आपको 81 जे में एग्जम्पशंस के दायरे में आएगी। लेकिन अगर उसका पब्लिक एक्टिविटी से लेना देना है, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट से कोई लाभ लिया है, कोई फायदा उठा रहा है, कोई लाइसेंस ले रहा है, उस ऐसा कोई भी संबंध स्थापित कर रहा है जिसके जरिए से वो अपना कोई हित कर पा रहा है। तो वैसी जो जानकारियां होंगी जिसका पब्लिक एक्टिविटी से सीधा संबंध आ जाएगा, ठीक है। और वो पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट से जो सीधे संबंध होंगे, वैसी जानकारी क्या होगी, डिस्क्लोजर की श्रेणी में आएगी। हम लोग अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, तो वो हमको सूचनाएं मिल नहीं पाती है, ठीक है। दूसरी बात 81 जे में जब आप पढ़ोगे तो क्या आती है, उसी में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। अनवारंटेड इन्वेंशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। किसी के जो प्राइवेसी होगी उसमें अनवारंटेड इन्वेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए ये नहीं बोल रहा है कि अगर कोई जानकारी प्राइवेसी में है तो आपको नहीं मिलेगी, वो क्या बोल रहा है, उसमें अनवारंटेड इन्वेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइवेसी के लिए भी उसने बोला कि अनवारंटेड इन्वेंशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र अग्रवाल के मामले में क्या बोला गया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नाम भी है, मतलब उसमें नाम, जाति, धर्म, बाप, बच्चे, परिवार, कोई भी इशू, आपको मेडिकल हिस्ट्री, लन फंड, आपके काम, रोजगार, सब जितनी चीजें हैं, सब चीज पर्सनल इंफॉर्मेशन। एकदम सही परिभाषा की। हर वो चीज पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो किसी पर्सन के साथ जुड़ी हो, जो उससे संबंध रखती है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कोर्ट ने कोई गलत व्याख्या नहीं की। अब मुद्दा क्या है कि उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर में कौन से इंफॉर्मेशन ऐसे थे जो पब्लिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। जो पब्लिक एक्टिविटी से जुड़े हुए वो पर्सनल इंफॉर्मेशन तो है भाई, लेकिन वो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। अब जो चीज पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं है, हाँ, जो चीज पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं है, वो चीज को क्या मान लेते हैं हम लोग, प्राइवेसी में मान लेते हैं। प्राइवेसी का मतलब क्या मानते हैं हम लोग, हिंदी में पढ़ रहे हैं निजता और एकांतता। इसका जबकि अर्थ है क्या, तो एकांतता। मान लो कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी चीज की जानकारी, मतलब आप आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, तो ये प्राइवेसी हुई क्या, वो प्राइवेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे हो, तो आपने उसको प्राइवेट रखा कहाँ, आपने तो एक दूसरे को शेयर कर दिया। प्राइवेट एकांतता का मतलब है जो आपके दिमाग के अंदर जब तक है, जो चल रहा है, जिसको कोई रीड नहीं कर सकता, वो असली प्राइवेसी है ना। जो आप बंद कमरे में, आप मान लो कि आप यूरिनल जा रहे हो, पॉटी जा रहे हो, या कपड़े पहन रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपकी प्राइवेसी है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। जिस चीज को आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, वो प्योर प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। आप मोबाइल चला रहे हो, फोन चला रहे हो, आप अपनी सारी जानकारी मोबाइल कंपनियों को दे रहे हो, मोबाइल डाटा में आप डाल रहे हो, सब चीजों को परमिशन दे रहे हो कि वो एक्सेस कर सके आपके सारे इंफॉर्मेशन को, और उसको आप बोलोगे कि ये प्राइवेसी। अरे भाई प्राइवेसी तो है, मैं नहीं बोल रहा कि वो प्राइवेसी नहीं है, लेकिन एक जो कमरे के अंदर में, घर में तुम जो भी काम कर रहे हो, प्राइवेसी में तो जा सकता है, लेकिन उसमें अनवारंटेड इन्वेंशन, मतलब आप कोई सूचना ऐसी मांग रहे हो कि वो अनवारंटेड इन्वेंशन, जिसका मतलब कोई औचित्य नहीं है और सीधा अतिक्रमण है, तो वैसी सूचनाओं को देने से
यहाँ पे रोकने की बात की गई। तो खाली प्राइवेसी आ जाने से नहीं होगा, उसमें अनवारंटेड इन्वेंशन भी होना चाहिए। लेकिन उस अनवारंटेड इन्वेंशन को इसमें क्या मान रहा है कि प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन अब इसको अगर हमको ये सूचना चाहिए तो हमको क्या साबित करना पड़ेगा कि भाई इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी है। ये चीज इसको आना चाहिए। मान लीजिए कि मैं सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ, एकदम सबसे बढ़िया उदाहरण। एक पुरुष है, वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उसको शादी करना है, ठीक है। अब शादी करना है उसने, शादी करने के लिए शादी से पहले इस बात को नहीं बताया जा रहा है, उसके परिवार इस बात को छुपा रहा है, या उस दबाव देके छुपा रहा हो कि वो सामने वाला खुद ही चाह रहा हो कि भाई वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। और आपको किसी जरिए से ये पता चलता है उस लड़की को कि भाई सामने वाला जो लड़का है वो तो ट्रांसजेंडर है, तो क्या उसको जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर आपके पास कोई रीजन है और प्रैक्टिकल रीजन है, ऐसा सोर्स है कि भाई आप उसमें ये बता सकते हो कि उसकी लाइफ आपकी हार्म, या मान लो कि अभी जैसे कोरोना वायरस का समय था, पहले कोरोना जब तक नहीं आया था किसी को ये बताना पड़ता था कि मेरे को ये बीमारी है या मेरे को ये वायरस है या मेरे शरीर में ये चीजें हैं, तो नहीं बताना पड़ता था। आप कोई फोर्स भी नहीं कर सकता था कि आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जब कोरोना आया तो क्या हुआ, चीजों को एक्सपोज करना चालू कर दिए। एक्सपोज कैसे किया? अरे आप किस किस के संपर्क में रहे, क्यों? क्योंकि भाई उससे उसको फैला होगा, उसके आगे उसको फैला होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चीजें होती हैं जो फैलने की संभावनाएं हैं, जो संक्रमित रोग हैं। तो अब ऐसे चीजों को जो है आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये प्राइवेसी में है इसलिए आपको सूचनाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके पीछे पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा भाई ये आदमी फैला रहा है जानबूझ के कोरोना, इस आदमी को आप देखिए, इसका पता लगाइए, ये किस किस लोगों से मिल रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब एक रीजनेबल रीजन आपके पास होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ सीधा संबंध रखता हो, तो वो अनवारंटेड इन्वेंशन नहीं होगा, उसकी निजता में अनवारंटेड इन्वेंशन नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, वो जो है अपने चिकित्सा में खर्च के नाम से किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर लिया, और वो बता रहा है कि भाई मेरे को तो ये बीमारी है, मैं बीमारी है, मेरे को छुट्टी भी मिल जाए, और वो उसके जरिए से 100 रुपए का बिल हॉस्पिटल को दिला रहा है और 50 रुपए अपने पास खुद ले ले रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी। अब वो ये बोले कि भाई ये जानकारी तो मेरी पर्सनल है, प्राइवेसी है, मैं नहीं दूंगा। तो ठीक बात है कि भाई उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, वो उसकी प्राइवेसी की चीजें हैं, वो आपको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आपके पास अगर ऐसा कोई एविडेंस है या आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर रीजन है जिस ग्राउंड को आप पेश करके ये बोल सके कि भाई वो ऐसी कुछ गलतियां कर रहा है, इसका ये आधार पुख्ता है ना, तो आप उस जानकारी को ले भी सकते हो। तो एक चीज आप समझ लो कि जैसे ग्लास के अंदर में जो पानी भरा हुआ था, जब अपन उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, भाई वो जो पानी था, उस पब्लिक अथॉरिटी में जितने भी ऑफिसर्स हैं या काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके बीच में तो शेयर किया जाता है ना। अगर कोर्ट मांग रही है तो उसको शेयर किया जा रहा है ना, अगर विधायिका मांग रही है तो उसको शेयर किया जा रहा है ना, मतलब जो भी मांग रहा है उसको शेयर करने में उनको तकलीफ नहीं है। लेकिन उनको तकलीफ किनके साथ है शेयर करने में? नागरिकों के साथ, है ना। उनको शेयर करने में तकलीफ नागरिकों के साथ, लेकिन दूसरे के साथ नहीं, तो उसको आप प्राइवेसी में कैसे लोगे? वो प्राइवेसी की चीज नहीं है भाई। आपका अगर सर्विस बुक है, वो सर्विस बुक बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी देख रहे हैं, तो आप भी देख रहे हो, तो क्या इफेक्ट आ रहा है उससे? उससे आपका कौन सा प्रोटेक्टेड जो राइट्स है, जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, उसका हार्म हो रहा है? आपको साबित करना पड़ेगा, उस जन सूचना अधिकारी को ये साबित करना होगा। हम क्या होता है कि उल्टा हम साबित करने लग जाते हैं। हमको तो सिर्फ ग्राउंड्स देना है, रीजंस देना है कि भाई ये जानकारी आपको मिलना क्यों चाहिए। अब उसके बाद वो रिस्पॉन्स करे ना कि भाई वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसको स्पष्टता देनी पड़ेगी, उसमें ऐसी कौन सा इंफॉर्मेशन है जो उसको नहीं मिलना चाहिए। फिर इसके जरिए से आप एग्जाम्पशन और डिस्क्लोजर का वो कर सकते हो, मैंने उसका तरीका बताया। आगे क्या लिख रहा है? इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और अ स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर शेल बी डिनाइड टू एनी पर्सन। देखो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, आज तक जितने भी जजमेंट्स आए, सारे जजमेंट्स में 8(1) जे तो पढ़ा गया,
लेकिन साथ में परंतुक नहीं पढ़ा गया। हालांकि ये परंतुक तो मैं मानता हूँ कि पूरे सेक्शन 8.1 पर लागू है और इस पर मैंने पहले भी आप लोगों को सारा ब्रीफ दे चुका है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए भी 8.1 जे की बात कर रहा हूँ, तो मैं 8.1 जे के साथ में जोड़ते हुए बोलता हूँ कि भाई जब आपको खुद जो है ये बोला जा रहा है कि जो जानकारियां पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को दी जा सकती हैं वो आम नागरिक को भी मिलनी चाहिए। यही बात डीओपीटी ने अपना सर्कुलर निकाल के एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो एक्ट है ये मानता है कि संसद और विधायिका के समतुल्य एक आम आदमी को शक्तियां हैं, ये मानता है। इस चीज की डिक्लेरेशन भी डीओपीटी ने दिया था। ठीक है, तो जब ये चीजें हमारे सामने एकदम क्लियर है कि उनको इनकार नहीं किया जा सकता, तो हमें कैसे इनकार? तो ये सवाल आपका कब खड़ा होगा? जब उसने सामने वाले ने देने से मना कर दिया। जैसे ही मना किया, इसका आपका पहला कंटेंट ये होना चाहिए कि जन सूचना अधिकारी इस बात पर विश्वास रखता है कि वो जानकारी जो देने से मुझे 8.1 जे के तहत में मना कर रहा है, वो जानकारी वो संसद और विधायिका को देने मांगे जाने पर भी वो नहीं देगा, और उस ग्राउंड को बनाकर भी आप अपील कर सकते। ठीक है, अदर ग्राउंड्स आपके रीजंस हो सकते हैं, वह भी एक सबसे बड़ा रीजन होगा। हम लड़ते नहीं है इसलिए वो उसका दुरुपयोग करते हैं। हमको एक ही ग्राउंड पकड़ के हम लड़ लें तो ये होगा कि भाई कोई एक माइलस्टोन तो खड़ा हो जाएगा, ये जो बार बार की लफड़ेबाजी है तो बंद हो जाएगी। और मेरे को आज तक ऐसा मेरे को लग रहा है कि आयोग में पहुंचते पहुंचते तक जो इस मुद्दे को ही बना के लड़ रहा होगा और आयोग के समझ में आ गया होगा भैया ये तो कोर्ट जाएगा, उसको सूचनाएं दे देता होगा। अनदर कोर्ट में आज तक ये मामला क्यों नहीं पहुंचा और इस मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है, बहुत गंभीर बात है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? PIO and appellant authority is not satisfied that the larger public interest justified the disclosure of such information। तो अब सेक्शन 8 में ये बात आई है कि PIO और appellant authority is not satisfied that the larger public interest, मतलब पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको और अथॉरिटी जब तक समाधान नहीं हो जा रहा है कि उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट छुपा हुआ है, वो नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ये बात बोल रही है मतलब आप सेटिस्फाइड कीजिए, या तो आप सेटिस्फाइड कर दीजिए या उनको सेटिस्फाइड खुद होना है ना? दो ही तरीके। देखिए मैं विवादित स्थिति नहीं खड़ा करता, मैं भी मानता हूँ कि ये काम उनका है, आपका नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर आपको लग रहा है कि भाई उसका समाधान आपके पास है और उसका एक रीजनेबल ग्राउंड आपके पास है और आप उस चीज को डिस्क्लोज कर भी रहे, तो बुराई क्या है भाई मेरे? आपको सूचना नहीं देने के रीजन में वो एक बड़ा रीजन होगा कि भैया मैंने तो उसको ये भी बता दिया था कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, उसके बाद भी नहीं दिया। तो जब अपील में जाओगे तो कम से कम ग्राउंड तो रहेगा। बाद में तो वो लोग ये बोल देंगे कि आपने पहले व्यक्त नहीं किया इसलिए जन सूचना अधिकारी ने जो विनिश्चय लिया वो यथास्थिति उस समय के दौरान सही था। मतलब फिर या तो आप आवेदन में आ जाओ या लड़ते जाओ आयोग। तो ये थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबल और मॉडरेट भी हमको रहना पड़ेगा। एकदम ये नहीं है कि कोई अधिकार मिल गया तो एकदम लड़ पड़ो, खून खराबा मचा दो। तो हमने जो है इस बात को भी समझ लिया कि जो एक्ट की जो वो थी सार थी वो क्लियर थी, उसने क्यों 3 बातों पे इस पूरे उसको खत्म कर दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। अब उसके बाद उसने बोल दिया एंड द वेयर इज द नेसेसरी टू द हार्मोनाइज दिस कॉन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट व्हाइल द प्रिजर्विंग द पैरामाउंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने अपनी तकलीफ भी बताई, अपना एक तकलीफ को भी बताने की कोशिश की कि लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच में सामंजस्य बनाना आवश्यक है। विरोधी हित क्या? कि एग्जम्पशंस और डिस्क्लोजर। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जिनको सूचनाएं देनी है वो ये चाहते हैं कि वो सूचनाएं कॉन्फिडेंशियल बनी रहे, एग्जम्पशंस के दायरे पे लेके आए। नागरिक चाहता है कि वो चीजें ट्रांसपेरेंट हो, डिस्क्लोजर की कंडीशंस पर आए। तो इन दोनों के बीच की जो हार्मोनाइज है कंडीशन, उसको दूर करने के लिए क्या बोला है? डेमोक्रेटिक आइडियल, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जो नेसेसरी हो। इसमें क्या बोला इसने? कॉन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद 5वां पैरा बोल रहा है, 5वां की छठा
1 2 3 4 5 6 छठा पैरा। छठा पैरा क्या बोल रहा है? Now therefore is the expedient to provide the furnishing certain information to citizen who desire who to have it। मतलब यहाँ पे देख सर्टेन इंफॉर्मेशन की बात कह रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ऑल इंफॉर्मेशन, सर्टेन इंफॉर्मेशन बोल रहा है, कतिपय सूचनाएं या कुछ सूचनाएं या सुनिश्चित सूचनाएं सिटीजन को देने के लिए ये आपके साथ उपबंध करेगा। कौन उपबंध करेगा? पब्लिक अथॉरिटी, है ना। तो सर्टेन इंफॉर्मेशन की बात की गई है। तो जब एक्ट की प्रियम्बल की प्रस्तावना में ही कुछ चीजों को रोक लगाते हुए बोला, तो हम उतनी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं पा सकते, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी दी गई है और उस ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए चीजों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा और उसका एक अपना उद्देश्य होता है। ये नहीं कि हमको हर सूचनाएं मिल जाएं और वो मिलनी ही चाहिए। हमको चीजों को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीजों के बीच में कोई रिलेशनशिप है जो पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई अनवारंटेड इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी नहीं है, तो वो सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। वो ऑटोमेटिकली लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, क्योंकि जो चीज पब्लिशिंग करना है वह भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है और ट्रांसपेरेंसी हमेशा बेटर आउटकम ही देगी। तो इसके साथ हमने जो है आज की प्रस्तावना को समझा है और चर्चा में लाया है ना। इसमें जो आखिरी कंटेंट था वो जो आखिरी था 7वां पैरा, वो यही बता रहा है कि बीस इन इनएक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट इन 56th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। मतलब 56वें साल में ये पार्लियामेंट सांसद द्वारा ये एक्ट अधिनियमित किया गया। ठीक, उसके बाद आपके पास हमने जितने भी एक्ट के प्रयोग थे उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, मैंने कोशिश की है आप लोगों को जितना हो सका आप लोगों के समझ को बढ़ाने के लिए, जितनी मेरी समझ थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे से जितना यथासंभव कोशिश हुआ मैंने किया है। और आज जो है हम इसी के साथ में जो है अपना इस एक्ट को जो हम पढ़ रहे थे उसको, तो ये कंटिन्यू चालू रहेगा ही, लेकिन जो हम एक्ट को पढ़े हैं वो कुछ दिन के लिए अब विराम रहेगा। अब ईश्वर जब इसको वापस चाहेगा या कोई जरूरत होगी तो हम समय समय पर इस एक्ट को फिर से दोहराएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम एक्ट को पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं तो ऐसे सरसरी नजर में पढ़ते हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है, और कुछ मजबूरियां भी हैं कि हम एक्ट को नहीं समझ पा रहे थे, उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे। तो उन सभी बातों को यहाँ पर मैंने जोड़कर अपने तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों तक पहुंचाने की। तो मैं वापस इस एक्ट के मिलने के लिए आप लोगों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आज सूचना के अधिकार दिवस में आप कुछ सूचनाओं के लिए आवेदन लगाएंगे और वह सूचनाएं होंगी सेक्शन 25 और 26 में, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट जो मीटिंग्स थी उनमें बता चुका हूं कि इस एक्ट के कमजोर रहने का कारण क्या है कि हमने सिर्फ सेक्शन 20 तक की चीजों को समझने की कोशिश की। हमने कुछ जो चीजें जरूरी थी 25 और 26 में जो चीजें थी उसके लागू होने के लिए हमने कोई सवाल सरकार से किया ही नहीं, हमने आयोग से पूछा ही नहीं कि उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन मॉनिटरिंग और सुपरविजन में किया है कि नहीं किया है। तो अगर आप लोग ये समझे कि आप लोगों को इस कार्यशाला के दौरान कुछ मिला है, तो जो मिला है